बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मेरा नाम है सैयद अहमद समी और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज सबसे पहले आपको एक बात बताता चलूँ, बल्कि ख़बर देता चलूँ। सबसे पहले वो ख़बर मैं आपको दूँगा। वो ख़बर ये है कि जो ब्रॉडशीट कमीशन के बारे में जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उसके अंदर एक बड़ा ही ऐसा इंकशाफ हुआ है कि जिसके ऊपर बीइंग ए कौम, बीइंग ए पाकिस्तानी कौम, मुझे बज़ाते ख़ुद शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है कि हम लोग पैसे के पीछे इतना इस हद तक भी गिर सकते हैं कि जिस मुल्क को हम जहनी और दिली तौर पे तस्लीम नहीं करते, हम उसकी मईशत को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं और अपनी मईशत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी कि ब्रॉडशीट कमीशन के अंदर एक होशरबा ये जो इंक्वायरी थी उसमें इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान से पैसे बाहर जाते थे जो वहाँ से इसराइल और इसराइल के रास्ते दोबारा पाकिस्तान आ जाते थे। यानी कि इसराइल जो है वो भी इसमें मुलविस रहा है। अच्छा, ये कुछ अरसे पहले आपको याद होगा कि मैं एक तस्वीर भी शेयर कर चुका हूँ जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान की इसराइली वज़ीर ख़ारजा और इसराइली वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात होते हुए मैंने दिखाया था। वो मैं तस्वीर एक शेयर कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे एक बात आपको बताऊँ, ज़रा सा तारीख़ को देखते हैं। 1988 के अंदर एक जोनाथन नाम का जहाज़ था। जोनाथन नाम का जो जहाज़ था वो बेनज़ीर भुट्टो ने गहरे यानी कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद का जो गहरा पानी जहाँ से शुरू होता है, जिसको हम एंकरेज एरिया कहते हैं, एंकरेज एरिया के अंदर वो तकरीबन जिसे कहते हैं कि 4 से 6 महीने वो जहाज़ जो था बेनज़ीर ने पाकिस्तान में नहीं दाखिल होने दिया, वो खड़ा रहा। उसके ऊपर स्क्रैप लदा हुआ था कि जो स्क्रैप जो था वो इत्तफाक फाउंड्री को जाना था। और रोज़ाना उस वक़्त का जो अखबार था जिसे कहते हैं कि जंग अखबार, उसके अंदर ये रोज़ाना एक नीचे हाशिए में जोनाथन को रुके हुए 1 दिन, जोनाथन को रुके हुए 2 दिन, इस तरह वो तकरीबन जो था वो 6 या 8 महीने जितने अरसे भी रुके रहा वो रोज़ाना वो आती थी। और उसके बाद वो जो जहाज़ था वो 6-7 महीने के बाद वापस चला गया। और वापस चले जाने के बाद उसने वो जो माल था उसके ऊपर वो दुबई की पोर्ट के ऊपर अनलोड किया। और वहाँ से वो सऊदी अरब जद्दा जाना था, लेकिन वो जद्दा वालों ने, मतलब सऊदी अरब के अंदर उसका ऊपर जाने के ऊपर जैसे कहते हैं उस माल के ऊपर पाबंदी लगा दी, क्योंकि उसके ऊपर इसराइली स्क्रैप लदा हुआ था। अच्छा, तारीख़ में मैं ज़रा वो कर दूँ कि ये 88 की बात नहीं है, ये 92 की बात है, सन 1992 की बात है। तो बेनज़ीर का जो दूसरा दौरे हुकूमत था, तो उस वक़्त सऊदी अरब ने पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता भी किया और उन्होंने कहा कि ये इसराइल से स्क्रैप पाकिस्तान और ये बरास्ता दुबई, ये क्या चक्कर है। लेकिन वही जो बात है कि मुकमुका वाली सियासत जो थी ये शुरू से मेरा ख्याल है चल रही है, तो उस बात को उधर ही दबा दिया गया। तो ये जो जोनाथन जहाज़ था ये बज़ाते ख़ुद जहाज़ भी इसराइल की मिल्कियत था, नहीं तो गूगल सर्च करके आप इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल ये एक जिसे कहते हैं कि साबिर शाकिर का एक प्रोग्राम आता है द रिपोर्टर, उसके अंदर इसकी पूरी तफसील भी बयान कर दी गई है कि ये इसराइल जो था ये पैसा किस रास्ते किस तरीके से जाता था और किस मकसद के लिए जाता था, और ये पैसा जो था पाकिस्तान से किन चीज़ की कमीशनों के अंदर, किक बैक्स के अंदर हासिल किया गया। ये साबिर शाकिर की रिपोर्ट नहीं है, वो तो तजिया निगार हैं या साफ़ी हैं, उन्होंने तो एक ख़बर ब्रेक की है। एक्चुअल तो ये जो ब्रॉडशीट कमीशन जो था उस पर जो इंक्वायरी कमीशन था एक रुकनी, उसने ये रिपोर्ट पेश की है। तो बहरहाल ये अगर जिस शख्स ने भी ये काम, जो भी ये मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली, तो ये जो ब्रॉडशीट कमीशन है ये आपको पता है कि नवाज़ शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी के गिर्द ही घूम रहा है। तो इन दोनों में से बहरहाल ये आइंदा आने वाले जो ख़बर होगी, जो रिपोर्ट होगी, इंशाल्लाह वो मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब दूसरी तरफ आते हैं, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान मुबारक 13 या 14 तारीख को, यानी कि मौलवी मुनीबुर रहमान की हलाल कमेटी के मुताबिक तो ये
पाकिस्तान में एक दिन लेट ही रोज़ा और ईद होती है, क्योंकि 2 ईदें मनवाना मौलवी साहब का एक वतीरा है जब से वो आए। लेकिन बहरहाल जो एक जोग्राफिया कह रहा है और जो एक साइंसी कैलेंडर कह रहा है, तो 13 तारीख को शायद पाकिस्तान के अंदर रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा हो या चांद नजर आए। तो उसके लिए हुकूमत ने इक़दाम उठाए और इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक ऐलान कर दिया कि मैं इस दफ़ा चीनी वगैरह को मैं खुद मॉनिटर करूँगा रमज़ान के अंदर अशिया को। अब जैसा कि आपको मालूम है कि ये एक माफिया है, चीनी, आटा, ये तमाम जो पाकिस्तान के अंदर जो कपड़ा, ये जो बड़ी बड़ी सनतें हैं, ये एक माफिया है। और मैं एक जिसे कहते हैं कि एक और ख़बर जो था वो शेयर भी कर चुका हूँ और अपने चैनल के ऊपर ब्रेक भी कर चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर चीनी के 80% से ज़्यादा जो कारखाने हैं जिनको शुगर मिल्स कहते हैं, वो सिंध के अंदर जो 80% हैं वो पीपल्स पार्टी के और वो जो उनका ओमनी ग्रुप है उनके हैं, और पंजाब के अंदर ये शरीफ फैमिली और नून लीग के माफिया के हैं। ये इनको भी मैं माफिया का लफ्ज़ यूज़ करूँगा। तो होता क्या है कि जब इनको पता लगा और हुकूमत ने एक ऐलान कर दिया कि जनाब चीनी जो है हम 80 रुपये किलो मिल वाले हमें देंगे और हम उनसे लेंगे, और अगर जो 80 रुपये किलो में नहीं देगा तो वो मिल का तमाम जो स्टॉक है वो डीसीज को और एसीज को हिदायत कर दी गई कि वो कब्ज़े में ले लें, यानी कौमियाल हैं, और उसको वो 80 रुपये के हिसाब से जो कानूनी तौर पे जो डीलर्स हैं उनको दे, और वहाँ से वो जो पैसा है वो जो मालिक हैगा मिल मालिक उसको दे दिया जाए। तो आज ये जो मिल मालकान थे और जो कहते हैं कैन कमीशन वाले जो थे, ये जितने भी थे ये लोहार हाई कोर्ट पहुँच गए। लोहार हाई कोर्ट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तेज़ तरीन इंसाफ फराहम करने का इदारा है, तो लोहार हाई कोर्ट ने आज उसके ऊपर जिसे कहते हैं कि चीनी ख़रीदने से 80 रुपये किलो कीमत तयन करने से हुकूमत को रोक दिया। यानी कि देखें ये इतना तकड़ा माफिया है। और वही जो इमरान खान ने कुछ दिन पहले एक लाइव कॉल किसी खातून की सुनी थी या किसी की भी सुनी थी, तो उसके अंदर उन्होंने कहा था कि मैं अकेला इस करप्शन को नहीं रोक सकता। इसलिए नहीं रोक सकता कि अगर हम कि जिस तरह उन्होंने एक छोटी सी मिसाल दी थी कि मैं जब ये नवाज़ शरीफ बाहर जाने की ज़िद कर रहा था और झूठी मूठ का बीमार हुआ था, तो जब हमने उनको कहा अदालत को कि इससे 7 अरब रुपए का एक सिक्योरिटी बॉन्ड ले लें, तो उन्होंने नहीं लिया बल्कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे जाने दिया। यानी कि अदलिया हमारा साथ नहीं दे रही, सीधे अल्फाज में ये बात है। तो ये जो आवाम जो चीख रही हैगी कि जनाब महंगाई है, फलाना है, ढिमकाना है, अगर इसको कम करने की भी कोशिश की जाए तो अब उसके अंदर जो सबसे बड़ी रुकावट इस टाइम जो मैंने देखा, और ये एक वतीरा है, यानी कि अब रमज़ान का महीना आने वाला है। ये वो महीना है जिसके अंदर बड़ी सी दाढ़ी रखी हुई होगी और टोपी पहनी हुई होगी, और जनाब एक जो हाजी साहब होंगे वो 100 रुपये वाली चीज़ जो है वो 150 रुपये में बेच के और फिर दुकान को जल्दी से बंद करके नमाज का टाइम। यानी कि इस महीने के अंदर जितने रूप हमारे लोग बदलते हैं इतना रूप कोई भी नहीं बदलता। यानी कि महंगाई का एक तूफान आता है। लोग कहते हैं इसको सीजन, यानी कि ये जो आड़ती और ये जो दूसरा लोग हैंगे सब्जी मंडी, ये इसको कहते हैं सीजन है ये। यानी कि जो अभी रमज़ान शुरू होगा तो इसमें लीमू, हरी मिर्च, आलू, प्याज, टमाटर, खीरा, ये वो सब्जियां हैं कि जो जिस्म को ज़रा सी ताजगी देती हैं। ताजगी किस लिए देती हैं कि वो पाकिस्तान की एक नेचुरली कौम जो है ये पकोड़े ज़्यादा खाती है, तो उसमें आलू प्याज का इस्तेमाल होता है। खीरा जो होता है वो आपको पता है कि वो पानी की एक कमी को पूरा करता है। और इसी तरीके ये अदरक लहसुन की बात नहीं कर रहा मैं, इन 4 सब्जियों की बात करूँ तो ये रमज़ान के अंदर बेइंतहा महंगी कर दी जाती है, ख़ास तौर पर लीमू। तो बात ये है कि इस रमज़ान के महीने के अंदर, अच्छा इसी तरीके से जो हमारे दूसरे ताजिर हैं इस रमज़ान के महीने में, कपड़े वाले, जूते वाले, ये भी बड़ी बुरी तरह लूटते हैं। यानी कि दुकान पर लिखा होगा वाहे एक दाम का मतलब है कि इधर आप बहस ही मत करें, और वो जो वहाँ पे जो 200 रुपये वाली चीज़ होगी वो 400 से 500 रुपये के अंदर वो, क्योंकि सीज़न है। इसी तरीके से हर एक ने एक सीजन बनाया हुआ है। अच्छा इस महीने के अंदर ये जो भीख मांगने वाले जिनको हम लोग कहते हैं कि ये
वो भी बेइंतहा मिलेंगे क्योंकि सीजन है। इसी तरीके से जो पुलिस वाला जो चौक पे खड़ा होगा वो भी जिसे कहते हैं कि किसी गैर कानूनी चीज को रोकने का दुगने से तिगना पैसा वसूल करेगा क्योंकि सीजन है। यानी कि जो सीजन का पाकिस्तान में कारोबार है ना, तो ये किसी भी तौर किसी भी तरीके से कम नहीं हो सकता। आज मैं आपको एक बात बताऊं, और बड़ी वो बात है कि आज मैं अपने ऑफिस के अंदर बैठा हुआ था, तो मुझे मेरे एक दोस्त हैं, तो दो चार फ़ोन आए, तो उनमें से एक दोस्त ने मुझे कहा कि यार बात सुनो, बात ऐसी है कि तुम जो इतना ये हुकूमत के फेवर में बोलते हो और ये नून लीग का और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बोलते हो, तो अगली हुकूमत अगर पीटीआई की ना हुई तो आप ज़हर अताब आ सकते हैं। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैंने कहा कुत्तों के भौंकने से या गीदड़ों के भौंकने से जो किसान होता है वो अपने खेत की रखवाली को छोड़ के भाग नहीं जाता, वो अपने खेत की रखवाली करता है। ये हमारा मुल्क है, हमें इस मुल्क के अंदर वो चीज़ करनी चाहिए और कहनी चाहिए कि जो राइट है, जो सही है। अगर हुकूमत कोई गलत काम करती है तो मैं हुकूमत के बारे में भी बात करता हूँ, लेकिन जो चोरी चकारी डकैती जो कि नज़र आ रही है, इसाक डार यहाँ से वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में भागता है क्योंकि दूसरे तैयारे में वो नहीं जा सकता था, तो वो वजीर आजम का तैयारा इस्तेमाल करके भाग जाता है। नवाज शरीफ अपनी प्लेटलेट्स कम करके भागता है। मरियम बीबी जो इस टाइम ड्रामे कर रही हैं वो आप लोगों के सामने, इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है ना कि अच्छा, फिर इसी तरीके से जो अदालतें इनको रिलीफ देती हैं। कैसे रिलीफ देती हैं कि इनके लिए बेल भी जल्दी हो जाती है, फलाना भी जल्दी हो जाता है, तहखाने में भी पहुंच जाते हैं, छुट्टी के दिन भी खुल जाता है। और जब इनको नैब या कोई और महकमा या एफआईए बुलाता है तो ये वहां पे पथराव करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट पे भी तो पथराव कर चुके हैं। आपको जैसे कि याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर चुकी है नून लीग। तो मकसद बताने का ये है आपको कि ये लोग जो हैं इनका तो ये वतीरा है, तो इसलिए हम इस चीज़ से बाज नहीं आ सकते। हमारे मुल्क को जिसने लूटा हम उसके खिलाफ बात करेंगे जो नज़र आ रहा है। अब ज़रा सी यहाँ पे एक बात करूँ, ये मैं अपने व्यूवर से मुखातिब हूँ, आज के बाद अहद कर लें और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से और अपने जानने वालों को कहें कि वो अहद कर लें कि किसी को रिश्वत का 1 रुपया ना दें। और अगर कोई पुलिस वाला आपसे रिश्वत मांगता है तो आप सड़क के ऊपर खड़े हो जाएं और शोर करना शुरू कर देंगे, देखो जी मुझसे पैसे मांगो। उसकी वीडियो बनाएं, उसकी वीडियो बना के मेरी फेसबुक के ऊपर, मतलब मुझे भेज दें आप, मैं उसको वायरल करूँगा। इसी तरीके से ये जो भी महकमा है, जिस भी महकमे के अंदर अगर आपको कोई शख्स रिश्वत मांगता है और जो उन्होंने नाम रखा है कि यहाँ पे कायदे आज़म चलता है, जो शख्स ये कहे कि यहाँ पे कायदे आज़म चलता है उसकी बेइज्जती करें और उसको आवाम के सामने लाएं, उधर शोर करें, उधर 10 लोगों को और को सुनाएं ताकि इन बेशर्मों को ज़रा शर्म आ सके। इसी तरीके से आप किसी अस्पताल में जाते हैं और अगर आपके साथ वहाँ पे ट्रीट सही नहीं हो रहा तो आप उसके खिलाफ भी कानूनी रास्ता अपनाएं। ट्विटर पे डालें, फेसबुक के ऊपर डालें, वीडियो उसकी डालें, अपनी फेसबुक के ऊपर डालें और उसको पब्लिक करें ताकि लोगों को पता लगे और उस शख्स का चेहरा लाजमी सामने लाएं कि ताकि जब वो अपने मोहल्ले में भी दाखिल हो। देखिए हमारे बचपन की बातें हैं कि हमारे बचपन के अंदर अगर किसी हमारे मोहल्ले के अंदर या किसी भी मोहल्ले के अंदर कोई शख्स जो था वो रिश्वती या इस किस्म का होता था तो लोग उसको उससे सलाम नहीं लेते थे, बल्कि उसको एक बुरी निगाह से देखते थे कि यार ये तो हरामखोर है। लेकिन अब एक वतीरा बन चुका है कि जो जितना बड़ा करप्ट है उसकी इतनी ज़्यादा इज्जत होती है। यानी कि कब्जा माफिया को ले लें, वो जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर, चौड़े चौड़े टायरों वाली गाड़ियों में, लैंड क्रूजरों में आएंगे, पैर भी नीचे नहीं उतारेंगे और लोग उनके सामने जनाब हाथ बांध के खड़े होंगे। आज एक फेसबुक के ऊपर एक तस्वीर थी कि एक फौजी अफसर जो है वो अपनी कुर्सी के ऊपर बड़े जिसे कहते हैं कि आराम से बैठे हुए और उनके सामने ये जो डिप्टी स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, ये बैठे हुए हैं। तो नीचे एक नून लीगी ने लिखा हुआ था कि ये देखें जी, यानी कि उन्होंने जाहिर ये किया कि ये जो मतलब उस वीडियो का मकसद जो उसमें जाहिर किया गया वो ये था कि ये जो डिप्टी स्पीकर हैं इनकी कोई वक़्त ही नहीं है इस फौजी अफसर के आगे। हालांकि वो इतने सीनियर रैंक का, क्योंकि रैंक उसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा था, तो वो इतने सीनियर रैंक का नहीं था, ज़्यादा कर्नल होंगे। तो मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे लोगों के लिए जो इस किस्म की तस्वीर जो होती है वो भेज देते हैं, हो सकता है कि ये तस्वीर जो वो बनाई हुई भी हो, ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आजकल ये जो फोटोग्राफी है कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ,
जो अफसर किसी दूसरे से उठ के मिल रहा हो और खुशामदी रवैया इख्तियार कर रहा हो तो वो अफसर नहीं है। वो इसका मतलब है कि या रिश्वत लेता है, या फिर वो खुशामदी अफसर है, और या फिर उस सीट का वो अहल नहीं है और वहां पे किसी सिफारिश की वजह से बैठा है, शायद इसी बंदे की सिफारिश की वजह से। जो ऑफिसर है, ये कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि अफसरान को अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए और वो किसी ओहदे को, किसी चीज़ को अपने उसके जिसे कहते हैं कि ना आने दें, यानी कि उसके ज़ेर असर ना आने दें। तो जब कायदे आजम ने ये कहा था तो फिर ये एक लोग कौन होते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं आपको बताऊं कि अगर वो अफसर जो है वो रिश्वत नहीं लेता और अगर वो ईमानदार है तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, बेशक वज़ीर आज़म भी उसके दफ्तर में आया तो उसको उठने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि वज़ीर आज़म उसके दफ्तर में आया है, वो वज़ीर आज़म के दफ्तर में नहीं किया है। हाँ, अगर ताज़ीमन उठ के खड़े हो जाए कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर ना भी उठे तो कोई ये भी बुराई नहीं है, क्योंकि सीट जो होती है वो उस अफसर को है, उसको गवर्नमेंट ने अलाट की है, इसलिए वो सीट के ऊपर जैसे मर्जी बैठे और जो सामने वाला है उससे वो जिस तरह मतलब वो बात करने का एक अलहदा वो है, लेकिन मैं बैठने की बात कर रहा हूँ। तो ये उस बंदे के लिए सबक है जिसने ये तस्वीर भेजी है। तो उम्मीद है कि उसको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये जो चौधरी और वडेरे हैं ये भी अपनी चारपाइयों पे किस तरह बैठे होते हैं और ये जो दूसरे लोग होते हैं वो ज़मीन पे बैठे हुए होते हैं और उनकी उल्टी टांगें दबा रहे होते हैं और जूते जो होते हैं वो अपने कंधे पे जो रखा हुआ कपड़ा होता है उससे साफ कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी देखा करें और इसको भी ज़रा वो किया करें। ये जो नवाज शरीफ जो था जिस तरह हाथ मिलाता था और ये हमजा शहबाज वगैरह जिस तरह हाथ मिलाते थे यूं करके, ये भी ज़रा सी वायरल कर दिया करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त चाहने से पहले वही 3 जुमले जो मैं रोज़ाना कहता हूँ कि एक तो इन अफगानियों को इस मुल्क से चला जाना चाहिए, क्योंकि अब इनकी पाकिस्तान के अंदर कोई ज़रूरत नहीं है। ये जाएँ अपने मुल्क पे जिस तरह मर्जी रहते रहें और बस हमने इनका जितना भी बोझ बर्दाश्त करना था हम कर चुके। दूसरा, ये जो ख़वातीन की मखसूस नशस्तें हैं, कौमी असम्बली, सूबाई, सेनेट जिधर भी हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये हमारी कौमी असम्बली के ऊपर, हमारे बजट के ऊपर, हमारे जिसे कहते हैं कि आवाम के ऊपर 40% का एक एक्स्ट्रा बोझ है। और तीसरी और आखिरी बात कि बाऊ जी कब आओगे, बस अब नवाज शरीफ को यानी कि आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए कि ये अपने मुकदमात का आके सामना करे अगर ये दलेर है। क्योंकि आज मैं एक तस्वीर देख रहा था जिसमें मरीम नवाज का लिखा हुआ था कि मैं नवाज शरीफ की बेटी हूँ, मैं भागूंगी नहीं। हो तुम्हारा तो बाप भाग गया तो तुम क्या चीज़ हो, मिनते तरले तो कर रही हो जाने के लिए। तो ये 3 बातें। इसके साथ ही व्यूअर्स, इजाज़त चाहूँगा तमाम देखने वाले सुनने वालों को। अल्लाह हाफिज़। और आखिर में वही नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।